नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और लक्ष्य हासिल करने में मददगार बनेंगे। तो हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब ये देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से इंजीनियर आनंद शुक्ला मौजूद हैं, जो अविघ्ना एजुकेशन के डायरेक्टर भी हैं। आपका बहुत स्वागत है आनंद जी। नमस्कार, धन्यवाद। शुरुआत आनंद जी आपके साथ इसी के साथ करना चाहेंगे। आप अविघ्ना एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और सबसे पहले आप अपनी एकेडमी के बारे में बताइए कि कैसे आपकी एकेडमी बच्चों के लिए काम करती है। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने माता पिता और अपने गुरु को प्रणाम करना चाहूंगा कि मुझे ये मौका मिला है कि आज मैं बात कर सकूं विद्यार्थियों से, उनके पालकों से और सभी लोगों से आपके माध्यम से। मैं ये बताना चाहूंगा कि अविघ्ना एजुकेशन एकेडमी पिछले 12 से 15 वर्षों से गत वर्षों से कार्य कर रही है और अविघ्ना एजुकेशन एकेडमी का सबसे मूलभूत उद्देश्य ये रहा है कि उन बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए जो शिक्षा के अधिकारी हैं, ना कि जो सामर्थ्य रखते हैं। तो यहाँ पर हमने अविघ्ना एजुकेशन एकेडमी पर इस तरीके से प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है और टीम को तैयार किया है, स्टाफ्स को और बाकी सारे भी, कि वो इस तरीके से काम कर सके कि बच्चों को न सिर्फ अंक गणित के बारे में बता सके बल्कि उनमें वो ज्ञान का प्रवाह कर सके कि जिस ज्ञान के माध्यम से वो आगे जाकर के देश में, भारत देश में भी अपना नाम कर सके और विदेशों तक न सिर्फ खुद का बल्कि भारत देश का नाम भी आगे बढ़ा सके। तो हम लोगों ने क्या किया है अविघ्ना एजुकेशन एकेडमी पर कि रूट लेवल से काम करना शुरू किया और उस तरीके से ही नोट्स करिकुलम कंटेंट को डिजाइन किया कि हम देखते हैं कि बच्चे कई बार अच्छा पढ़ने वाले तो सब जगह कवर कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में थोड़ा सा वीक रहते हैं। तो जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उस तरीके के हम कंटिन्यूअसली नोट्स कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं अविघ्ना एजुकेशन एकेडमी पे, जिसका हम बहुत बारीकी से एनालिसिस करते हैं अपनी टीम के साथ, ताकि वो मटेरियल कंटेंट से बच्चा अडॉप्ट करके पढ़ाई अच्छे से अच्छी कर सके। जैसे घर में भी आपने देखा होगा, बच्चे को कई बार लगता है कि मुझे ये नहीं खाना, तो माँ उसको भूखा नहीं छोड़ देती है, माँ उसके लिए कुछ और बना देती है ताकि उसका पेट भर जाए। सेम यहाँ पर भी हम यही कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए अगर वो इस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे तो उनको उस स्थिति में छोड़ने की जगह हम लोग प्रयास करते हैं कि इस तरीके से तुम पढ़ो ताकि तुम भी एक अच्छे विद्यार्थी बन करके अच्छे अंकों को प्राप्त कर सको और उस ज्ञान को प्राप्त कर सको जिसको शिक्षा कहते हैं। बिल्कुल आनंद जी, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको माँ बाप ट्यूशन भी इसीलिए भेजते हैं, एकेडमी ज्वाइन भी इसीलिए कराते हैं कि वो बेहतर स्कोर कर सके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने सालों से आप इस तरह से छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, कितना टाइम आपको हो गया है? मैडम, मुझे 18 से 20 साल हो चुके हैं जब से मैं स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूं और मैंने कई एजुकेशनल सेंटर और कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी वर्क किया है और मुझे काफी अच्छा ये अनुभव मिला बच्चों के साथ संपर्क करके इन 18 से 20 सालों में कि कैसे विद्यार्थियों की उन बारीकियों को पकड़ा जा सकता है जिन बारीकियों को समझ के एक विद्यार्थी के अंदर उसकी कला को प्रभावित किया जा सके। बिल्कुल आनंद जी, जैसा कि आपने बताया कि एक लंबा समय आपको हो गया और इतने लंबे टाइम से आप छात्रों को इस तरह से एजुकेट कर रहे हैं। आपकी एकेडमी में छात्रों को किस तरह से पढ़ाया जाता है, जरा इसको और ब्रीफ कीजिए। ऑनलाइन मोड में भी अगर आप क्लासेस लेते हैं तो कैसे बच्चों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं? देखिए मैडम, शिक्षा जो मैं मानता हूं कि शिक्षा जितना एनालिसिस भारत देश में हुआ है, मुझे नहीं लगता शिक्षा का इतना एनालिसिस और कहीं पर हुआ होगा। बहुत एनालिसिस हुआ है और भारत देश में शिक्षा की ग्रूमिंग काफी ज्यादा हुई है। जैसा कि अगर अपन समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो पहले गुरुकुल कल्चर था और वो कल्चर में शिष्य और गुरु आपस में संपर्क में रहते थे। तो शिष्य अपने गुरु से अपनी समस्या का समाधान ले सकता था और गुरु नई नई तकनीकों के माध्यम से उसको सिखा पाता था कि ऐसे तुम्हारे अंदर शिक्षा का प्रवाह होगा। समय बदला, युग बदला और युग बदलते बदलते हमने ये देखा कि शिक्षा अलग अलग तरीकों से मिलने लग गई और आफ्टर कोविड मैंने जैसा देखा 2022 से एक ऑनलाइन टीचिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ। तो अविघ्ना एजुकेशन एकेडमी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पैटर्न पे काम करता है और ऑनलाइन पैटर्न की अगर हम लर्निंग और टीचिंग की बात करें तो फिजिक्स MP09 हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर 2000 के आसपास छात्र अभी हमसे कोशिश है कि जुड़ने ही वाले हैं।
1800 से ऊपर छात्र यहाँ जुड़ चुके हैं। तो हम लोग फिजिक्स एमपी ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी शिक्षा देते हैं विद्यार्थियों को, और ऑफलाइन अभिज्ञा एजुकेशन एकेडमी पर भी हम 200 से 300 छात्रों से ज्यादा को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें हमारा मूलभूत उद्देश्य ये रहता है कि वो ऑनलाइन टीचिंग हो या ऑफलाइन टीचिंग हो, लेकिन टीचिंग इतना सटीक और सही तरीके से होना चाहिए कि विद्यार्थी को ये समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, जो शिक्षक है, और शिक्षक ये समझ पाए कि बच्चों को क्या चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है जो काफी बच्चों में प्रचलित है। उन टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम ये निकालते हैं कितने बच्चे हैं जिन्होंने 60% से कम मार्क्स स्कोर करें उनके ऑनलाइन एग्जाम में। उन बच्चों को हम पर्सनली कॉल करते हैं, हमारे यहाँ के स्टाफ्स कॉल करते हैं और ये पूछते हैं कि तुमने जो ये टेस्ट दिया था इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आज का युग ऑनलाइन टीचिंग का है। और जैसा कि मैं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूं कि ऑनलाइन टीचिंग ने एक शिक्षा का रूप ही बदल के रख दिया, जहां पर शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने न होते हुए भी ज्ञान का प्रवाह कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जो आजकल यूथ आए हैं, इसके अंदर लर्निंग के लिए भी और टीचिंग के लिए भी उन्होंने शिक्षा को 10x स्पीड दे दी है, जिसके कारण मुझे लगता है कि जो भारत का शिक्षा का विकास है वो बड़ा तेजी से हो रहा है। और आज के टाइम में, आज के समय में मैं देख रहा हूं कि अगर एक गांव में बैठा हुआ भी कोई विद्यार्थी है, वो गांव में बैठा हुआ विद्यार्थी भी अच्छे से अच्छी शिक्षा को बड़ी आसानी से मुफ्त या कम दामों में प्राप्त कर सकता है। और मेरा प्रयास भी अपनी टीम के साथ यही है कि मैं अपने चैनल फिजिक्स MP09 यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हमें पिछले 25 से 30 दिन या 40 दिन के अंदर 400 के ऊपर सब्सक्राइबर मिले भी हैं, और अभी अभी हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। तो मेरा यही प्रयास है कि मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल कम से कम दामों में प्रदान कर पाऊं। जैसे मैंने एक 51 रुपीज का कोर्स दिया तो बच्चों ने काफी उस कोर्स को परचेस किया और उनको काफी फायदा हुआ। अभी भी मैं कार में आ रहा था जब तो एक पेरेंट का फोन आया कि सर कैसे हम उस मटेरियल को फॉलो करें कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो मैं यहां पर यह बात बोलना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन टीचिंग है वो भी एज गुड एज ऑफलाइन टीचिंग ही है, और अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग मिल जाए तो विद्यार्थियों को और समाज को एक बहुत अच्छे ज्ञान का प्रवाह होता हुआ शिक्षा में दिखेगा। बिल्कुल आनंद जी, देखिए जैसा कि आपने बताया ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, अपनी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बताइए, जैसे कि आपने बताया कि वीक स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका टारगेट होते हैं कि उन तक भी उतनी ही शिक्षा पहुंचे जितना अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के पास है। ऐसे में क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभिभावकों में भी इस बात को लेकर के होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में क्लासरूम में बच्चे मौजूद होते हैं। तो ऐसे में आप वीक स्टूडेंट्स को कैसे टारगेट करते हैं? मतलब आपका लक्ष्य तो यही है कि उन तक भी वही चीज पहुंचे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंच रही है। अब 200-300 बच्चों की भीड़ में कैसे आप वीक स्टूडेंट तक अपनी बात पहुंचाते हैं, जरा वो बताइए। देखिए मैडम, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या भी हम संस्था में बढ़ाते जाते हैं। और हर विद्यार्थी के ऊपर मेरा पर्सनल अटेंशन इस चीज को लेकर के होता है कि उस विद्यार्थी को जब पढ़ाया गया, क्योंकि एक क्लासरूम में आपने देखा होगा कि एक कैमरे होते हैं, लेकिन अभिज्ञा एजुकेशन एकेडमी पर अगर अपनी संस्था की बात करूं तो मैंने एक क्लासरूम के अंदर 3 कैमरे टारगेट किए। एक कैमरा स्टूडेंट फोकस्ड है, एक और कैमरा रोटेटिंग है 360 डिग्री जो लोग बाहर लगाते हमने क्लासरूम में लगाया ताकि हम बच्चों को जूम इन जूम आउट कर सके, और एक कैमरा पूरी तरीके से टीचर ओरिएंटेड है जो बोर्ड पर फोकस करता है। इस तरीके से हम पूरे समय ये देखते रहते हैं कि विद्यार्थी अपने क्लास के अंदर किस तरीके से कार्य कर रहा है। दूसरा, हम जाकर के ये देखते हैं कि उनको जो घर से कार्य करके लाने के लिए दिया गया, जिसको आज के समाज में और एजुकेशन की श्रेणी में होमवर्क कहा जाता है, तो बच्चे काफी डरते हैं। उस होमवर्क को हम इतना सिंपल कर देते हैं इतना आसान तरीके से कर देते हैं। कई बार तो हम ये होमवर्क देते हैं कि आप इस होमवर्क को कोई भी 10 क्वेश्चन है जो क्लास में पढ़ाया वो कर करके ले आइए। एक और बात, कई बार हम ऐसा करते हैं कि महीने में जिन बच्चों ने अबाउट द मंथ जिन्होंने बेस्ट होमवर्क किया है उनको हमारी तरफ से मेडल्स या मोमेंटो या ट्रॉफीज या गिफ्ट या किसी और तरीके के सम्मान देते हैं, ताकि उनको यह समझ में आए कि प्रयास का ज्यादा महत्व है बजाय कि निर्णयों के। सफलता का इतना महत्व नहीं जितना सफलता के लिए करने वाले प्रयास का महत्व है। तो हम लोग विद्यार्थियों को प्रयास से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उनके टेस्ट होते हैं वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर। ऑनलाइन टेस्ट उनके लेते हैं और ऑनलाइन टेस्ट की पूरी एक शीट निकालते हैं। उसमें उन बच्चों को चयनित करते हैं जिन बच्चों के कंटिन्यूअसली कम मार्क्स आ रहे हैं। तो ये होता क्या, कभी कभी परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है, तो उस बच्चे को इस बात के लिए पॉइंट आउट नहीं भी करना चाहिए, नहीं तो तनाव बढ़ता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन अगर
आप देख रहे हो कि कंटिन्यू कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वजह है कि उस बच्चे को पूरी सभा में, पूरी क्लास में चिन्हित करने की तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हम उससे अलग से बात करते हैं, अलग से बैठ के बात करते हैं। कई बार बच्चों के साथ चाय पे बात करते हैं, तो उनको ये लगता है कि मैं दिल खोल के इस इंसान के सामने बोल सकता हूं। और जब वो बच्चा अपनी समस्या को बताता है, तो कई बार वो समस्या शिक्षा की न होते हुए कोई पर्सनल या पारिवारिक समस्या होती है, जिस कारण उसके स्टूडेंट परफॉर्मेंस वीक जाता है। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करके हम उनके परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं, और हमने देखा है कि इससे कारण बच्चों की परफॉर्मेंस के अंदर 20 से 30% तक का भी ग्रोथ आया है। मतलब जो बच्चे 30-40 मार्क्स ला रहे थे, वो 55-60 मार्क्स तक भी टच कर रहे हैं। तो कई बार समस्या सिर्फ शिक्षा में नहीं होती, और इस तरीके से हम वीक स्टूडेंट्स को अलग अलग पैरामीटर पर चेक करते हैं और उनको अलग अलग मटेरियल देते हैं कि तुम बेटा इतना ही करके लाओ, तुम ये वाली शीट करके लाओ, ये वाली बुकलेट करके लाओ, ये कंटेंट करके लाओ, मेरा वो ऑनलाइन वीडियो देख लो, देखा बेटा कैसा लगा वीडियो, क्या प्रॉब्लम है, आपने बताने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसा कि आपने बताया कि आप अलग से बच्चों से बातचीत करते हैं ताकि वो आपके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो सके, फिर अपनी जो उनकी एक्चुअल समस्या है वो बता सके, तो ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि प्रयास का काफी ज्यादा महत्व है, ऐसे टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत ज्यादा महत्व है। अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, वर्तमान दौर की बात करें, तो समय को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, खासकर छात्रों के लिए। टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और बच्चों को आप इसे किस तरह से समझाते हैं? क्योंकि आपने देखा जेनजीज मोस्टली जो है वो सोशल मीडिया पर पाए जाते हैं, पढ़ाई की वैल्यू उतनी समझ नहीं पा रहे, तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? टाइम मैनेजमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि हर वर्ग के स्त्री पुरुष के लिए, हर वर्ग के इंसान के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इंसान समय को अगर जीत ले तो समय से जीत जाता है। तो मैं यहां पर क्योंकि विद्यार्थियों पे चर्चा कर रहा हूं, तो मैं विद्यार्थियों के लिए बात करना चाहूंगा। आज के समय में मैडम ये जो आपने सवाल पूछा है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समय की तकलीफ या समय को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, हर विद्यार्थी का एक बहुत बड़ा लुकआउट जा रहा है। वो कह रहा है कि सर मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल से आता हूं, स्कूल का होमवर्क करता हूं, कोचिंग आता हूं, कोचिंग से जाता हूं, कोचिंग का होमवर्क करता हूं, फिर घर पर थोड़ी देर बैठता हूं सर और फिर सो जाता हूं, और फिर भी पेरेंट्स ये बोलते रहते हैं कि आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर सर मेरा पढ़ाई पढ़ते इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि मुझे जब समय ही नहीं मिल रहा तो पढ़ूंगा कब। यहां पर हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किस तरीके से किसका क्या टाइम शेड्यूल स्लॉट्स है, क्योंकि हर किसी की दिनचर्या अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या के हिसाब से उनको टाइम का बताते हैं कि तुम्हारा ये टाइम स्लॉट फ्री जा रहा है, और इस टाइम स्लॉट में जब आप फ्री हैं तो आप इस टाइम स्लॉट को इस तरीके से यूटिलाइज करें। तो एक टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर हो जाता है, क्योंकि समय का पहिया तो हर किसी के लिए एक जैसा ही घूम रहा है, क्या राजा क्या रंक। तो यहां पर हम जब बच्चों को बताते हैं कि अगर आप लेट नाइट स्टडी प्रीफर करते हैं, तो फिर क्योंकि नींद भी उतनी जरूरी है बच्चों के लिए, आजकल देख रहा हूं बच्चों के अंदर नींद की कमी हो रही है, जिस कारण उनका मानसिक विकास भी उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। कई बच्चे सोने में काफी लेट कर देते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि हम बच्चों को बताते हैं कि आपका ये टाइम स्लॉट बेस्ट है, आपका ये टाइम स्लॉट बेस्ट है, इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा समय दीजिए, इनको कम समय दीजिए, इनको सिर्फ जब क्लासेस में टेस्ट आएंगे तब दीजिएगा, इन सब्जेक्ट्स को स्कूल के पीरियडिक या एग्जाम टाइम में ही पढ़िएगा, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स आउटकम मिले। और अल्टीमेटली ज्ञान तभी मिल सकता है जब बुद्धि शांति की स्थिति में हो। त्याग शांति अनंतरम वाली बात यहां पर आती है कि आप अगर बाकी सारी जो यूजलेस टॉपिक्स है उनको त्याग देंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी, जिस कारण आप अपने कार्य में स्थिरता ला पाएंगे। आज का बच्चा कितना भी बिजी हो, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एंगेज्ड है। मतलब कहीं ना कहीं वो समय निकाल के सोशल मीडिया को टाइम वेस्ट कर रहा है, जबकि उसको अभी सोशल मीडिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए मेरा कंटेंट एनालिसिस कैसे होगा। और हम बच्चों को बताते हैं किस कंटेंट को कितना समय दे। और सोशल मीडिया क्योंकि छुड़वाया नहीं जा सकता, मैं यहां पर जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं उनको बता दूं, सोशल मीडिया इस तरीके की आदत हो गई, छुड़वाई नहीं जा सकती, लेकिन कम जरूर की जा सकती। बिल्कुल। और अगर सोशल मीडिया की आदत कम कर दी गई तो भी आप उतना ही जीत जाएंगे जितना कि बंद करने पर आप जीतना चाहते हैं। बिल्कुल आनंद जी, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया आज के जनरेशन से छुड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे समय निकाल रहे हैं और उस चीज पर अपना समय जाया भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। देखिए ऑनलाइन क्लासेस की भी आपने यहाँ पर बात की, जब ऑनलाइन बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल है तो फिर वो सोशल मीडिया एक बार स्क्रॉल कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स पर उम्मीदों का, एक्सपेक्टेशंस का सबसे ज्यादा दबाव है, जबरदस्त दबाव है। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया नहीं, और इस चीज से तनाव बच्चों में बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चे कैसे समझें, और इस तनाव से भी दूर रहना उनका बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उन्हें आगे अच्छा स्कोर करना है तो।
मैडम, एक बहुत ऐसा टॉपिक आपने यहाँ पर चुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्ट्रेस आज के समय में विद्यार्थियों को इतना है कि जितना शायद एक व्यवसायिक 30-40 साल के उम्र के इंसान को भी नहीं होगा, जबकि ये उम्र सीखने, खेलने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को देखने और सपनों को पूरा करने की उम्र है। लेकिन वो तनाव में जीवन जी रहे हैं। उसका कहीं उनके जीवन शैली उनकी कारण बनता है तनाव में जीवन जीने का। उनका जो लोगों के प्रति दिखावे का आजकल भाव आ गया विद्यार्थियों में, क्योंकि दिखावा विद्यार्थियों के लिए दुश्मन का कार्य करता है, तो वो वहां पर आता है। और सबसे बड़ा, शायद मेरी ये बात सुनकर के कुछ लोग मेरी बात को गलत भी माने, तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं इस चैनल के माध्यम से। पेरेंट्स का अपने बच्चों से अत्यधिक उम्मीद कर लेना भी तनाव का कारण है। जैसे कि अगर बच्चा IIT JEE की एग्जाम की तैयारी करता है, तो पेरेंट्स सब दूर ये बता देते हैं कि हमारे बच्चा JEE की तैयारी कर रहा है, IIT की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और हुआ तो इसको टॉप 10 या टॉप 15 IITs में से एक तो मिल ही जाएगा। ये मेरे मैडम काउंसलिंग भी बच्चों की करता हूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो वहां पर बच्चे खुद मुझे बताते हैं कि सर, पेरेंट्स के बिना में हम आपसे थोड़ी देर बात करना चाहेंगे, और प्रॉब्लम ये निकलती है। कई बार मैंने देखा है, बच्चा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। जब वो नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, तो पेरेंट्स ये उम्मीद लगा बैठते हैं बच्चे से कि ये डॉक्टर की बन ही गया डॉक्टर, बस इसको 2 साल तैयारी करना है 11-12 नीट की, फिर एक नीट की एग्जाम देना है, और उसके बाद इसका मेडिकल एग्जाम क्लियर होगा और इसको एक मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ये जो तनाव एक विद्यार्थी के अंदर अनकहे तरीके से आता है उसके माता पिता के द्वारा कि बेटा खूब अच्छी मेहनत करो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इस बार तो कॉलेज मिल जाएगा, ये तनाव, ये शब्द माता पिता के विद्यार्थियों कहीं ना कहीं अंदर कचोट देते हैं, बड़ा दर्द देते हैं। और वो इस दर्द के साथ जीता है कि अगर मेरा मेडिकल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अगर मुझे एक रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला, तो मैं किस तरीके से अपने पेरेंट्स को अपना चेहरा दिखा पाऊंगा, कैसे मैं उनके सामने जाऊंगा। ये दर्द जो वो कहीं बोल ही नहीं पाता, असल में ये दर्द ही समाज के अंदर रूप में आता है, और फिर कहीं ना कहीं समाज की उम्मीदें और समाज का बिहेवियर जो फेलियर्स के साथ है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे समाज में कई जगहों पर फेलियर्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट नहीं किया जाता, बिल्कुल प्रयत्नों को उतना संबोधन नहीं मिलता हमारे समाज में, कई जगह मैंने देखा है, जितनी सफलता को मिलता है। तो मैं चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना कि प्रयत्नों को भी उतना ही ज्यादा संबोधन मिले, उतना ही ज्यादा प्रमोट किया जाए प्रयत्न को, कि जितना सफलता को मिलता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सफल फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड, सफल सिर्फ 3 लोग हुए, लेकिन प्रयत्न हजारों लोगों ने किया था। तो अगर 3 को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो उन हजारों को नकारात्मक दृष्टि से न देखें, ताकि वो फिर प्रयत्न करें। क्योंकि कई बार समाज में और दुनिया में देखा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा असफलता ही प्राप्त कर रहा था, उसने अपने प्रयासों के माध्यम से एक दिन उस सफलता को प्राप्त किया, जिसको देख करके आज समाज में एक नई जागरूकता फैल रही है। तो हमें हमेशा समाज में पॉजिटिविटी मेंटेन करना चाहिए, न कि नेगेटिविटी। कि अगर बच्चे का चयन नहीं भी हुआ, तो उसको इतना प्रोत्साहन देना चाहिए कि एक दिन वो कुछ न कुछ करके न कि सिर्फ खुद का, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी एक बहुत अच्छा निर्माण कर सके। क्योंकि मैडम, तनाव में ग्रस्त बच्चा अत्यधिक तनाव के कारण गलत मार्ग पर चला जाता है, पहली गलती। और दूसरा, समाज को एक ऐसा प्रयत्नशील व्यक्ति खो देना पड़ता है, या फिर वो प्रयास करना बंद कर देता है कि जो व्यक्ति समाज के लिए प्रयास करके एक दिन बहुत ऊंचे पद पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी या कोई बड़ा नेता बन करके, या कोई बड़ा अभिनेता बन करके, या कोई बड़ा विचारक बन करके जा करके आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े काम करके देश का नाम रोशन करता है और देश को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, स्ट्रेस से रिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो आगे आते हैं और बच्चों के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं। सर, बंसल समूह के योगदान को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैडम, बंसल समूह, जैसा कि मैं बहुत पर्सनली कनेक्टेड भी हूं, मैंने देखा भी है काम करते हुए बंसल समूह को, तो मैं ये बोलूंगा इंदौर में चुनिंदा इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्निकल कॉलेजेस हैं या कॉलेजेस हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें शिक्षा जो है सबसे प्रथम श्रेणी में उनने रखा है। शिक्षा का प्रवाह,
शिक्षा की उपयोगिता, शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन, विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ना, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उन्नति करवा देना कि वो अपने शिक्षा के बल पर जा करके अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने कार्य को करके देश का नाम आगे कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, बंसल समूह इस क्षेत्र में इतना अच्छे से काम कर रहा है, इतना अच्छे से कार्य कर रहा है कि वो विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान न देते हुए, सिर्फ अंकों का ज्ञान न देते हुए, ये ज्ञान भी प्रदान करता है कि इस कार्य को किस तरीके से, किस बुद्धिमत्ता के साथ, किस फील्ड पर जाकर के करना है कि आपका ये कार्य में आप सफल हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फैकल्टी जो बीएड करी हुई है, अगर मैं स्कूल टीचिंग की बात करूं तो बीएड कंपलसरी होता है, वो फैकल्टी बच्चों के सामने जाए और उस फैकल्टी का पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में नहीं आया, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा कैंडिडेट जाकर के पढ़ा था जिसने बीएड नहीं करा, जिसको कोई डिग्री का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब उसने बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों को समझ में आया। तो मुझे बताइए मैडम कि बच्चा किससे पढ़ना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, बच्चा उससे पढ़ना चाहेगा जिससे उसको समझ में आ रहा है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आज यही बदलाव ऑनलाइन एजुकेशन में आया है कि कई नए शिक्षक प्लेटफॉर्म पर आए, यूट्यूब पर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है और मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देखकर, और मुझे बड़ा सीखने को मिलता है उन युवाओं से। तो बंसल समूह का मैंने सतत प्रयास देखा है शिक्षा के क्षेत्र में, और वो सतत प्रयास ही बंसल समूह को आज भी उस मुकाम पर मेंटेन करा हुआ है कि जिस मुकाम पर जाने के लिए लोग कई प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैं बंसल समूह के लिए बोलना चाहूंगा इंग्लिश की, इट इज इजी टू रीच द एपेक्स बट इट इज डिफिकल्ट टू स्टे देयर। एंड बंसल का जो ग्रुप है वो वहां पर टिका हुआ है सिर्फ अपने कड़ी मेहनत, एक बड़े मार्गदर्शन जो वो बच्चों को प्रदान करते हैं, एक उनका प्रॉपर विजन, मिशन। और मैंने देखा है कि बंसल समूह बच्चों के एम्बिशन से खुद को जोड़ लेता है। बिल्कुल। तो जब वो बच्चों के एम्बिशन से खुद को जोड़ लेता है तो वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स निकल के आते हैं जो कि काबिले तारीफ है। मैं बंसल समूह के कई शिक्षकों से मिल चुका हूं जिन्होंने बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रेन किया, और ये बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल आनंद जी, और स्टूडेंट्स की जब हम बात कर ही रहे हैं तो देखिए, बंसल न्यूज का ये खास कार्यक्रम है भी इसीलिए कि बच्चों को जो वो चाहते हैं वो चीज मिले, यानी कि जो उनका मार्गदर्शन है वो ठीक तरीके से हो। क्या मार्गदर्शन आप 12th के बाद इन स्टूडेंट्स के लिए देना चाहेंगे जॉब सिक्योरिटी के लिए, जो उनके लिए हो, किन क्षेत्रों में स्टूडेंट्स आगे बढ़े जो सबसे ज्यादा उनके करियर के लिए बेहतर हो? मैडम, मैं विद्यार्थी को सबसे पहली बात एक बोलना चाहूंगा कि रोशनी तो कर, हो खुदा को मंजूर, तूफानों में भी चिराग जला करते हैं। आपको सतत प्रयास करते रहना चाहिए ताकि आपको एक दिन देखिए, सफलता मिलना या नहीं मिलना वो सिक्के के दो पहलू है, लेकिन प्रयास ही ना करना, मेरा ऐसा मानना है ये विद्यार्थियों को गलत कार्य है। विद्यार्थी को प्रयास करते रहना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए। और आज के समय में जैसा देखा जा रहा है कि मैनेजमेंट की स्किल्स बच्चों के अंदर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होना चाहिए, बच्चों के अंदर फिजिकल फिटनेस अच्छी होना चाहिए, और बच्चों की प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। तो अभी मैं देख रहा हूं जैसा टेक्निकल एजुकेशन का काफी अच्छा ग्रोथ मुझे दिख रहा है यहां पर, और इसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर की फील्ड में काफी ग्रोथ है, मैकेनिकल की फील्ड में भी ग्रोथ है। और इन ग्रोथ को आप तब अडॉप्ट कर सकते हो जब आप मेंटली और फिजिकली इमोशनली, मेंटली फिजिकली इमोशनली तीनों पैटर्न पर आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, तो आप कार्य कर पाओगे। तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बच्चों को जाना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स ग्रो करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ग्रो करना चाहिए विद्यार्थियों को, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए लोगों को, जितना फिजिकल फिटनेस की तरफ मेंटेन करेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। और सॉफ्टवेयर की फील्ड पर अगर वो चाहें जाना तो अभी अपने कदम रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की फील्ड मुझे लगता है आने वाले समय में और ग्रो करेगी और ज्यादा आपके लिए आउटकम्स निकलेंगे। और इस तरीके से सीखने का प्रयास करना चाहिए कि सीखने के बाद में जीत और हार दोनों से आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि आपका उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ युद्ध लड़ना। जो आपके सामने चुनौती आई उसको पूरा करना। अगर आप जीत रहे हैं तो वो तो वेल एंड गुड है ही, लेकिन अगर आप हार रहे हैं तो उस चीज का आपको फर्क ना पड़े और आप सतत प्रयास जो हैं वो करते रहें। एक आखिरी संदेश मैं आपसे चाहूंगी, जो अभिभावक या फिर जो बच्चे, जो छात्र हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन के लिए कार्यक्रम है, असफलता से डरने वाले बच्चों को एक संदेश आपकी तरफ से। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जो विद्यार्थी असफलता से डरते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो और क्या कमी रह गई उसको पता कर करके आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। तनाव युक्त नहीं होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आपका मूल उद्देश्य शिक्षा
या किसी भी स्थिति में आप चाहते हैं उन्नति करना, तो तनाव मुक्त होकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। और विद्यार्थियों, आप में वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है, वो टैलेंट है। मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आप अपने फुल परफॉर्मेंस, फुल कैलिबर लगा दो तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप भारत देश के वो नागरिक हो, वो विद्यार्थी हो जो आगे जाकर के भारत का परचम पूरे विश्व में लहराने वाले हैं। तो इसलिए छोटी मोटी चुनौतियों से हारे नहीं, डरे नहीं और आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहें। सतत प्रयास ही आपको और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। बहुत अच्छी बात है आनंद जी, जिस तरह से आपने बताया कि प्रयास करने जरूरी है, चाहे आपकी जीत हो या हार हो। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इसी के साथ हम अपने खास प्रोग्राम मार्गदर्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में आपको अपने करियर और एजुकेशन को लेकर नई डायरेक्शन जरूर मिली होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और एक नए एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार।